हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। एक तो है नाइटफॉल और दूसरा है मास्टरबेशन। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स हमारे पास सेक्सुअल वीकनेस के लिए आते हैं, उनकी जो हिस्ट्री देते समय सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो यही होता है कि हमने अपने बचपन में बहुत सी गलतियां की हुई हैं, हमें बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की हुई है या हमें बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होता रहा है, जिसकी वजह से जो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हम आज फेस कर रहे हैं ये शायद उसी की वजह से है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई में नाइटफॉल या मास्टरबेशन का कोई साइड इफेक्ट इन द लॉन्ग रन है या ये एक मिथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको पॉइंट्स के रूप में डिस्कस करूंगा और इस वीडियो को हम बहुत ही शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज हो सके। अगर कोई मेल या पुरुष जो है ये बोलता है कि उसने ना तो कभी मास्टरबेशन की है और ना ही उसको कभी नाइटफॉल हुआ है, तो इसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन, कि उसमें लिंग है ही नहीं। नंबर टू, उसका जो जेंडर है वो न्यूट्रल है। नंबर थ्री, वो झूठ बोल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीज़ें, नाइटफॉल और मास्टरबेशन, ये एक जैसे इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर नाइटफॉल और मास्टरबेशन ना होती तो अप्रॉक्सीमेटली 70% जो मेल थे या यूथ थी, दैट विल बी बिहाइंड बार्स, वो जेल के पीछे होती, क्योंकि सेक्स क्राइम इतने बढ़ जाते कि सोसाइटी में मूव करना नामुमकिन या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए नाइटफॉल और मास्टरबेशन, दे आर द डिफेंसिव मैकेनिज्म टू अवर सोसाइटी। तो इसलिए नाइटफॉल और मास्टरबेशन का होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस तरह फीमेल्स में 9 से लेके 12 साल की आयु तक उनमें पीरियड्स या मेंसेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल सर्ज। तो कभी भी हम अपनी फीमेल को, अपनी बेटी को या अपनी बच्ची को कभी भी लेके डॉक्टर के पास नहीं गए कि इसको जो पीरियड्स हैं वो तो 9 साल से 12 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो गए हैं, शादी तो हमने इसकी करनी है अभी 20 साल के बाद। तो प्लीज़ आप इसे कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे इसके पीरियड जो हैं वो स्टॉप हो जाएं। जब हमने इसकी शादी करनी होगी उस वक्त हम इसके पीरियड जो हैं वो स्टार्ट फिर करवा लेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। इसके बारे में लोगों को पता है कि पीरियड्स जो हैं या फीमेल्स में जो मेंसेस हैं, दैट इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी इन फीमेल्स। इसी तरह से मेल पर्सन में भी 9 से लेकर 12 साल की उम्र तक जो वीरज की प्रोडक्शन है या जो सीमन प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल सर्ज। जब भी पुरुषों में सीमन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो नाइटफॉल होना और मास्टरबेशन करना ये एक नॉर्मल फिनोमेना बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं करनी, यानी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो जो सीमन है इसको वेस्ट के रूप में या मल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है इस सीमन को इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी या डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी या इसको ओज समझ लेते हैं, जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि शायद उनके बॉडी में से डिफेंसिव मैकेनिज्म, इम्यूनिटी या ओज जो है वो बाहर आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सीमन है इसको मल के रूप में और इसको सातवीं धातु के रूप में देखा जाता है। सीमन के निकल जाने से बॉडी में किसी तरह की कोई भी वीकनेस जो है वो पैदा नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉस ऑफ सीमन नेवर काजेज वीकनेस। इफ सो देन द न्यूली मैरिड पर्सन माइट हैव बिकम क्रिटिकली वीक। यानी कि अगर वीरज के निकलने से आदमी कमज़ोर होता तो जो नई शादीशुदा लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। आप किसी की भी पिक्चर उठा के देख लें, शादी से पहले आदमी कमज़ोर होता है और शादी के बाद उसी आदमी की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जिस चीज़ को वो पहले पाप समझता है उसी को बाद में पुण्य समझना शुरू कर देता है, ताकि उसको पता चल जाता है कि सीमेन के निकलने से उसमें कोई कमज़ोरी नहीं होगी। तो जब वो शादीशुदा होता है तो उसका थिंकिंग एंगल अलग होता है, जब वो अनमैरिड होता है तो उसका वीरेज के बारे में थिंकिंग जो एंगल है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो सीमन के निकलने से बिल्कुल आदमी वीक नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे शरीर के अंदर जो सीमन की प्रोडक्शन होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन वर्सेस यूटिलाइजेशन। मतलब कि
कि जितना आप सीमन बॉडी में से निकाल रहे हो, चाहे वो नाइटफॉल के द्वारा निकल रहा है, चाहे वो आप मास्टरबेशन के द्वारा निकाल रहे हो, जितना वीरेज आप निकाल रहे हो उतना वीरेज 48 टू 72 आवर्स के अंदर बन के आपकी बॉडी के अंदर फिर से स्टोर हो जाता है। और कोई भी जो हेल्दीएस्ट पर्सन है वो अपनी बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 170 ड्रॉप से ज़्यादा सीमन को स्टोर नहीं कर सकता। इसका मतलब आप वीरेज को स्टोर करके फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते। अगर वीरेज निकलता है तो उतना वीरेज आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, या आपके जो हार्मोन्स है उतना वीरेज को बना के आपकी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसलिए मास्टरबेशन या नाइटफॉल आपकी सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। जो हम डाइट लेते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनती है, मेद से मज्जा बनती है, मज्जा से अस्थि बनती है, और अस्थि से शुक्र की उत्पत्ति होती है। और शुक्र जो है ये लास्ट धातु है। इसके बाद इन 7 धातुओं का निचोड़ जो होता है उसे हम ओज या इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। बहुत से लोग जो हैं शुक्र को ही ओज समझ लेते हैं, जिसलिए उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उनके माइंड में ये एक डाउट खड़ा हो जाता है कि शायद ये ओज है, जो सीमन है हमारा ये ओज है, और इस ओज के निकलने से हमारा जो शरीर है वो वीक हो जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ओज जो है वो हमारे शरीर की डिफेंसिव मैकेनिज्म है, मगर जो शुक्र है वो ओज नहीं है। तो शुक्र को 7वीं धातु और मल के रूप में देखना चाहिए। मैं फिर यही बात कहूँगा कि अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं करनी या आपको बच्चा नहीं चाहिए तो शुक्र जो है उसको मल के रूप में ही लेना चाहिए। मल का निकल जाना बॉडी से कोई नुकसानदेह नहीं होता। आयुर्वेद में एक कहावत है, उचित मल शरीर का बल। अगर मल आपकी शरीर में उचित मात्रा में है तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, आपके बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, या आपके बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो इसलिए नाइटफॉल का होना या मास्टरबेशन का करना किसी तरह से भी कोई नुकसानदेह नहीं है। इसको अपने मन से निकाल दीजिए। हाँ, नेक्स्ट मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। बहुत से लोगों में जो नाइटफॉल है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हद से ज़्यादा होती है। तो या कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें मास्टरबेशन जो है वो कंपल्सिव मास्टरबेशन बन जाती है। मास्टरबेशन की 3 कैटेगरीज मानी गई हैं। नंबर 1 नॉर्मल मास्टरबेशन, नंबर 2 एक्सेसिव मास्टरबेशन, नंबर 3 ऑब्सेशनल कंपल्सिव मास्टरबेशन। इनमें जो ऑब्सेशनल कंपल्सिव मास्टरबेशन है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द नाइटफॉल है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, या आपको लगता है कि ये मात्रा मेरे लिए या इतनी मात्रा में मेरे शरीर से जो सीमन है उसका निकलना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसे पुरुषों में, जिन लोगों में ऑब्सेशनल कंपल्सिव मास्टरबेशन है या जिनमें नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे पुरुषों के ट्रीटमेंट के लिए रसायन, शामक तथा शुक्र स्तंभक द्रव्यों का इस्तेमाल करके उस फ्रीक्वेंसी को या उस मात्रा को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको नॉर्मल मास्टरबेशन आप कर रहे हैं, या आप जो है उनको आपको जो नाइटफॉल है वो नॉर्मल रेंज में आता है, या आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर यही मास्टरबेशन और नाइटफॉल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी जो इसी YouTube चैनल पर जो मेरी वीडियोस हैं उनको आपने बहुत सपोर्ट किया है, उनको लाइक भी किया है, उनको शेयर भी किया है, और आपकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी रही है। मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको आसानी से और टाइम पर मिल सके। यहाँ पर मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, सर्वे संतु निरामय।